जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरह से आज का एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे। जैसे आप लोग को पता है कि आज सोशल साइंस का थर्ड प्री टेस्ट का एग्ज़ाम था, तो जो आज समाप्त हो गया है। और तो आइए हम लोग फटाफट इसका जो आंसर की है उसको मिलाते हैं। देखिए आप लोग कितने सही करके आए हुए हैं। चूँकि यह एक मूल्यांकन परीक्षा है बच्चों, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है। अगर नंबर कम आ रहा है तो आप लोग को तैयारी करने की आवश्यकता है, और अगर नंबर सही आ रहा है, मान के 30 में से आपका 28-27 सही हो रहा है, तो समझिए कि इस तैयारी को आप लोग को रेगुलर कंटिन्यू करते रहना है अभी 1 महीने तक, ठीक है। तो आइए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बच्चों, आज का जो टेस्ट हुआ है उसका जो क्वेश्चन है सारे के सारे हूबहू जैसे हम लोग जो हमारे कोचिंग सेंटर में टेस्ट में लिया जाता था सेम उसी प्रकार के प्रश्न दिया गया है, ठीक है। बाकी जो मैथ का प्रश्न था बच्चों, पता नहीं कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो किस प्रकार से सेट कर रहा है, उसको सिलेबस पता है कि नहीं है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन ऐसे डाल रहे हैं जिसको सिलेबस में रखा ही नहीं गया, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों आप लोग खंड ए में जो है, ठीक है, जो बहु विकल्पी प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्रकृति इकाई थी, यह कथन किसका है। देखिए बच्चों, ये जो कथन है मैथिनी ने कहा था। किसने कहा था? तो मैथिनी कहा था। तो आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक 10 मिनट वेट का प्रश्न है बच्चों, कह रहे फ्रांस में प्रथम क्रांति कब हुई थी, यानी कि प्रथम क्रांति कब हुआ। देखिए फ्रांस में प्रथम क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1789 ईस्वी में, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है। जुलाई 1830, अगस्त 1830, अक्टूबर 1830 और नवंबर 1830, ठीक है। तो फ्रांस में प्रथम जो विद्रोह हुआ था तो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको। तीसरा कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसका नेतृत्व किसने किया था। देखिए जब असहयोग आंदोलन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो था उसमें अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए जो पूर्ण स्वराज की मांग था वो कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में था बच्चों, 1929 ईस्वी में जो संपन्न हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 5 कि 1840 के दशक के मध्य में किस देश में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत हो गया था। तो कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो कहोगे सर आयरलैंड में हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन था। देखिए 19वीं सदी के दौरान कहाँ पे बात हो रहा है, तो कहोगे सर ब्रिटेन की बात हो रही है। तो ब्रिटेन में सबसे अधिक जो गतिशील उद्योग था वो कौन सा था, ठीक है। तो कौन सा था? देखिए धातु और चीनी नहीं था, कपास और चीनी ये भी नहीं थे, कपास और पेट्रोलियम, कपास और धातु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे हैं निम्न से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए एक विनाशकारी साबित हुई। देखिए अमेरिका में कौन सी बीमारी जो था एक विनाशकारी साबित हुआ था, तो कौन सा था? प्लेग था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है वैसे संसाधन, ठीक है, जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो, मतलब ऐसा संसाधन बच्चों जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इसका उपयोग उतना नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। मतलब समझिए ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा, मतलब इसको संभावित है कि आगे पीढ़ी में किया जाएगा, तो इसको हम लोग संभावित संसाधन के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब समझिए बच्चों, नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब तो जैसे नवीकरण होता रहे, मतलब जिसकी पुनः पूर्ति होते रहे, ठीक है। अब इनमें से देखिए चट्टान, खनिज, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ सौर ऊर्जा दिख रहा है, ठीक है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन, इसका कितना हम लोग उपयोग कर ले हुए समाप्त होने वाले नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या करते हैं। मतलब कह रहा है ऐसा वन या बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, उसके अधिकार में होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? तो यह इसको अवर्गीकृत वन कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अवर्गीकृत वन। चलिए अगला, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकों से चुरी घोषित कर दी, इसका क्या है, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हमको कंफ्यूज लग रहा है। अगला देख लीजिए, कह रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बच्चों भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कहोगे सर सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि अभी भी सिंचाई की जो पुरानी तकनीक है उनका उपयोग करते हैं, इसलिए क्या होता है जल के हम लोग क्या कहते हैं उसको, जल को अधिक से अधिक इसमें खपत करते हैं, यानी जल को बर्बाद करते हैं, इसलिए हम लोग को ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग करना चाहिए।
अगला है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है बच्चों? कहोगे जूट को कहा जाता है सर, याद रखिएगा जूट। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्राजील में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे रोका के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा रोका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत इनमें से ना भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? सौर ऊर्जा संसाधनों बहुतायत में, ठीक है, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? झारखंड में तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा के लिए आपका राजस्थान होना चाहिए। देख लीजिएगा इसको, थोड़ा आप लोग कंफ्यूज लग रहा है हमको। ठीक है, अगला है बच्चों, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? 1956 ईस्वी में कि 1955 ईस्वी में? तो कब किया गया था बच्चों? कहोगे सर 1956 ईस्वी में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, बेल्जियम ने 1950 और 1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था? यानी कहाँ की बात हो रही? तो बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले बीचों के बीच तनाव बढ़ा था? तो फ्रेंच और डच के बीच में हुआ था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ खास प्रकार के आदेश नहीं दे सकती है? समझिए, यानी कहने का अर्थ है जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार को कुछ खास प्रकार के आदेश नहीं दे सकते। एकात्मक में तो नहीं होगा, यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? देखिए बच्चों, जो कार्यपालिका होता है, ठीक है, और विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून पर अंकुश रखता है, कौन रखता है? तो कहोगे सर न्यायपालिका रखता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना गया है? आप समझिए, जो लोकतंत्र होता है इनमें से जो मेन होता है उसमें, ठीक है, तो उसमें से जनता होती है, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि होती है वही लोकतंत्र में शासन करता है। जनता को एक विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जो था बच्चों, इसका मानना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल का कार्य नहीं? देखिए राजनीतिक दल का कार्य क्या है बच्चों? चुनाव लड़ना, तो ये तो होगा ही। जनमत निर्माण करना, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना और नीतियाँ और कार्यक्रम में तैयार। देखिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना, ठीक है, और जनमत निर्माण करना, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये चुनाव, ये जो है राजनीतिक दल का कार्य नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला, भारत में प्रचलन बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में जो प्रचलन बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से आप लोग को अगर देखें तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न से कौन सी सहायक होती है? आप समझिए बच्चों कि विभिन्न देश के जो बाजार होते हैं, ठीक है, विभिन्न देशों की बाजार की बात हो रही है, ठीक है, विभिन्न राज्यों की नहीं। तो विभिन्न देशों की जो बाजार जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो विदेशी व्यापार करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। एक निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? देखिए प्रति व्यक्ति जो आता है बच्चों, उसको हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब औसत आय क्या होता है? तो किसी देश की कुल आय और उस देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करने पर जो आय प्राप्त होती है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की समस्त व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण कौन करता है? देखिए भारत की जितनी भी व्यापारिक बैंकों होती हैं उनके जो सबसे मेन होता है बच्चों, ये आरबीआई होता है। ठीक है, आप लोग नोटों में देखे होंगे कि आरबीआई लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी सामान में के पैकेट में लिखे गए MRP का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो मिनिमम रिटेल प्राइस होता है। ठीक है, न्यूनतम खुदरा मूल्य, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बच्चों? देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं? तो मुद्रा का मेन काम है वस्तुओं की खरीद बिक्री करना। ठीक है, तो मूल्य का हस्तांतरण होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए जिसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था बच्चों, इसमें हम लोग वस्तु का जो करते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा हम लोग करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, जैसे हमें गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है, हमारे पास चावल है तो हम चावल किसी दूसरे को देते थे और दूसरे से गेहूं हम ले लेते थे। ठीक है, तो मुद्रा के आने से क्या हुआ कि मुद्रा के आने से हम किसी भी वस्तु को अपनी इच्छा अनुसार खरीद और बिक्री कर सकते हैं।
कि खंडीय के कुल 30 प्रश्न था। ठीक है, तो बच्चों फटाफट आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपका कितना आ रहा है और तैयारी आपका किस प्रकार से। अगर आपको बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। यह एकमात्र चैनल जहां आपको सटीक क्वेश्चनों की तैयारी करवाता है। जिसे आप जो एग्जाम दिए होंगे, जो हमारे चैनल से पढ़ के गए, उसको एहसास हो गया होगा कि हमने किस प्रकार की क्वेश्चनों की तैयारी करवाया था बच्चों। ठीक है, जितने भी प्रश्न आज पूछा गया लगभग हमारे जितने भी टेस्ट हुए उन सभी टेस्टों से लिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाते हैं, जो आपका ग्रुप बी है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, कई बार हमने क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, कर्ण लॉ क्या है बच्चों, जैव संसाधन किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं, समवर्ती सूची क्या है और लैंगिक असमानता क्या कहते हैं। एक भी प्रश्न नहीं ऐसा नहीं है जिसको हमने करवाया नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए आप, कह रहे शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, आप समझिए जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न है बच्चों, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न तो हूबहू टेस्ट से उठा करके डाल दिया है। कह रहा है मरियान और जर्मनिया कौन थे, जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था उनका क्या नाम था। ठीक इसके पहले एक बार, इसके ठीक एक दिन पहले जो हमने टेस्ट लिया था वीकली टेस्ट, उसमें सारे प्रश्न इसको डाला गया था। ठीक है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में वर्णन करें। अगला है बच्चों कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों होना जरूरी है। ठीक है, विदेशी व्यापार में विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए आपसे पूछ लिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का स्पष्ट करें, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की वर्णन करें, कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें एवं प्रमुख उत्पादक राज्यों को लिखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह के नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है, लोकतंत्र किस प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। भी है प्रश्न है बच्चों, जितने भी यहाँ पे है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे की एग्जाम में हमको लगता है जो फाइनल एग्जाम है यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, पक्का 1 से 2 प्रश्न टपकने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने शेयर करें और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने लोगों को इससे जुड़ें तथा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।